हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है जीव विज्ञान शिक्षण यानी कि बायोलॉजी का, ठीक है। आज हम इसका ये जो क्वेश्चन बैंक सीरीज़ है, एग्जाम टाइम का जो गोल्ड सीरीज क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक को हम लोग फुल रिविजन करेंगे। लेकिन उसमें आज इस क्लास में हम लोग सिर्फ फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। इसके बाद जल्दी ही आपको यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको कंटिन्यू क्लासेस मिल जाएंगी। ड्यू टू सम इश्यूज पूरी क्लास को एक साथ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यूनिट वाइज इसको कर दिया है। और चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट में जो हमारी जो फर्स्ट यूनिट रहेगी, इस यूनिट में आपके जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस आपके 101 क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को ठीक से समझते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ क्या होता है। जो टैक्सोनॉमी शब्द होता है इसका मतलब होता है वर्गीकरण की एक प्रणाली, ठीक है। प्रणाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रणाली का मतलब होता है कोई सिस्टम। प्रणाली का मतलब क्या होता है? कोई भी सिस्टम, ठीक है। तो वर्गीकरण का जो एक सिस्टम होता है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ब्लूम ने व्यवहार के कितने पक्ष बताए हैं? ब्लूम ने व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं कि जो व्यवहार है इसके 3 पक्ष होते हैं। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए यहाँ पे लिखा है बायोडाइवर्सिटी। अगर ये पूछ लेता कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो उसमें आंसर चेंज हो जाता। पहले हम आपको बताते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखिए सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग करने वाले वाल्टर जी रोसेन हैं। कौन है? वाल्टर जी रोसेन है। इन्होंने सबसे पहले सन 1985 में, सन ध्यान रखिएगा, 1985 में बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। डियर फ्रेंड, क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। 1985 में डब्ल्यू.जी. रोसेन ने इस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। अब दूसरी बात आती है कि एक शब्द होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं और ऑप्शन ये भी मिल जाएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे होता कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया तो उसमें आपका आंसर हो जाता थॉमस यूजीन। उनका नाम है थॉमस यूजीन लवजॉय, ठीक है, ये इनका नाम है। अगर पूछ ले आपसे कि जो है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको हिंदी में जैविक विविधता कहते हैं, इसका प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग थॉमस यूजी लवजॉय ने 1980 में किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए बता दिया क्योंकि दोनों ही शब्द आपस में मैच करते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किसी प्रकार के उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थी जैविक विज्ञान से संबंधित पदों, तथ्यों, अवधारणाओं, परिभाषाओं, प्रनियमों तथा सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से? किस प्रकार के उद्देश्य के अंतर्गत? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं इनके अंतर्गत विद्यार्थी जैविक विज्ञान से संबंधित पदों, तथ्यों, अवधारणाओं, परिभाषाओं, नियमों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसके अंदर? ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर। तीसरे, क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका सिम्पसन तथा हेरो ने क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था। किसने? सिम्पसन और हेरो ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने भावात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? इन्होंने 5 वर्गों में बांटा है। ब्लूम और उनके सहयोगियों ने भावात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों को 5 वर्गों में बांटा है। क्वेश्चन इज, हैरो ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? इन्होंने 6 वर्गों में विभाजित किया है। क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित करने वाले हैरो हैं। ब्लूम द्वारा किए गए उद्देश्यों के वर्गीकरण में क्या कमी पाई गई? ब्लूम द्वारा जो उद्देश्य दिए गए थे, उद्देश्यों के वर्गीकरण जो दिया गया था उद्देश्यों का, उसमें कमी ये पाई गई कि विद्यार्थियों के अंतिम व्यवहार के रूप को स्पष्ट नहीं किया जा सका। पौधों और पशु पक्षियों की उन्नत किस्मों का कार्य कौन करता है? तो इसका काम आपका ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट करता है। कौन? ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से मछली पालन किससे संबंधित है? मछली पालन किससे संबंधित है? तो मछली पालन आपका पीसी कल्चर से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली पालन जो है यह आपका पीसी कल्चर से संबंधित है, जिसमें हम लोग जिसको मत्स्य पालन भी कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी किससे प्राप्त की जाती है? व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी आपकी फिंगरप्रिंट से, ब्लड टाइप से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो है कि व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक पदार्थों की बाहरी बनावट तथा बाह्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विज्ञान की वो जो शाखा है उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? डियर फ्रेंड, बायोलॉजी जो है यह ग्रीक भाषा के, किसके? ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, जिसमें जो दो शब्द हैं आपके उसमें एक तो आपका बायो आता है, दूसरा आपका लोगस आता है। ठीक है, बायोलॉजी जो है वो हमारा ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायो प्लस लोगस से मिलकर के बना हुआ है। जो बायो है, बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब है जीवन। ओके, एंड जो लोगस है, लोगस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। ओके, तो अब जीवन और अध्ययन, ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? जीवन का अध्ययन। ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं को हम कितने घटकों में विभाजित कर सकते हैं? तो बताया गया है कि हम उसको दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। कोशिका की खोज करने वाले आपके रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जैविक विज्ञान के उद्देश्यों में रेखाकृति, आरेख चित्र, आकृतियां, अनुकृतियां, ग्राफ आदि के निर्माण संबंधी कौशल का अर्जन किस प्रकार का उद्देश्य होता है? यह कौशलात्मक उद्देश्य होता है। कौन सा उद्देश्य होता है? यह आपका कौशलात्मक उद्देश्य होता है। जैविक विज्ञान के अध्ययन तथा उपयोग का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो जैविक विज्ञान का अध्ययन और जो उसका उपयोग हम करें उसका दृष्टिकोण हमारा सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है जीवन की वास्तविकताओं का अध्ययन करने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए? अगर आप अपने लाइफ की, जीवन की वास्तविकताओं का अध्ययन करना चाहते हैं, उनको गहराई से समझना चाहते हैं, फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, यथार्थ का ज्ञान चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन ए गलत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। क्या करना होगा? आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। चीज़ों को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, तभी हम जीवन की वास्तविकताओं को समझ पाएंगे। ठीक है, हमारे पास साइंटिफिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। व्यक्ति एवं समाज की प्रगति एवं विकास में किसकी सराहना करनी चाहिए? व्यक्ति एवं समाज की प्रगति में क्या करना चाहिए? व्यक्ति एवं समाज की प्रगति एवं विकास में हमें जैविक विज्ञान की सराहना करनी चाहिए। प्रथम ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। दूसरे भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण कब किया गया? भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1964 में किया गया। कब किया गया? 1964 में किया गया। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण कब किया गया? क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण आपका 1966 से 72 के बीच किया गया। किसके अनुसार छात्रों ने अपेक्षित अंतिम व्यवहार के रूप में अनुदेशात्मक उद्देश्यों को भली भांति लिखा जा सकता है? तो ऐसा जो है रॉबर्ट मेयर कहते हैं। रॉबर्ट मेयर के अनुसार ये बात कही गई है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाता है। रोग की प्रकृति, उनके उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, लक्षण क्या हैं, क्या प्रभाव हैं, इनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इनके बारे में अध्ययन करना आपका पैथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ऐसा कार्य जिनमें रोगों, शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताओं, डिसएबिलिटीज तथा चोटों का इलाज बाहरी जैविक तरीकों से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। ऐसा काम जिसमें रोग, शारीरिक तथा मानसिक जो अक्षमताएं होती हैं और चोट जो है उसका इलाज बाहरी जैविक तरीकों से किया जाता है उसे फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। रेशम के कीड़ों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों का उत्पादन करना सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, फिर पीसी कल्चर का क्या मतलब होता है? देखिए, पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन, मत्स्य पालन। ठीक है, लिख लीजिए, पीसी कल्चर जो है यह आपका मत्स्य पालन, मछली पालन से संबंधित है।
एपीकल्चरिस्ट, एपीकल्चरिस्ट का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालक, मधुमक्खियों को पालने वाला, ठीक है। तो मधुमक्खी पालक को एपीकल्चरिस्ट कहते हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर अब बचता है हमारा ये मछली पालन संबंधित हो गया, ये आपका जो है कि उससे एपीकल्चरिस्ट जिसको जो मधुमक्खी पालक होता है उससे संबंधित हो गया। एग्रोमोमिस्ट, एग्रोमोमिस्ट जो कृषि विशेषज्ञ होता है उसको एग्रोमोमिस्ट कहते हैं, कृषि विशेषज्ञ को एग्रोमोमिस्ट कहते हैं। और सेरीकल्चर तो आपका रेशम के कीड़ों से संबंधित है ही, यानी रेशम कीट पालन से संबंधित है ही, ठीक है। तो ये चारों आपने लिख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। सब्जियों, फलों तथा सजावट के पौधों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, लिख लीजिए। पीसीकल्चर मछली पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, बात सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन जैव विज्ञान के अध्ययन के विषय हैं? तो इसमें आपका जैव भौतिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, विकासात्मक जीव विज्ञान, ये तो सभी जीव विज्ञान के अध्ययन के विषय हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। मेगर योजना ने किस पर अधिक काम किया? जो मेगर योजना है इसने सबसे अधिक काम ज्ञानात्मक रूप में किया, ठीक है। मेगर योजना ने जो है ज्ञानात्मक रूप में अधिक काम किया। आधुनिक विज्ञान की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? आधुनिक विज्ञान की प्रकृति आपकी जैव विविधता, जैविकीय विज्ञान, जैव भूमिकरण पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर इसमें जो डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? किसके द्वारा हुई? हरित क्रांति आपकी डॉक्टर वीपी पॉल, डॉक्टर स्वामीनाथन, इन दोनों से ही संबंधित है। अब्दुल कलाम का संबंध किससे है? ये तो क्वेश्चन आपसे किसी से भी पूछे, कहीं से भी, किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, ये आपके फिजिकल साइंस में पूछ सकते हैं। अब्दुल कलाम का संबंध अंतरिक्ष क्षेत्र से है, अब्दुल कलाम का संबंध अंतरिक्ष क्षेत्र से है। जीव विज्ञान का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जीव विज्ञान का नाम आपके लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया था। जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? जीव विज्ञान का नाम जो है कि लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया था। क्वेश्चन कहता है मेयर ने अपने उपागम में व्यवहार के किस पक्ष को उपेक्षित रखा? तो उन्होंने व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष को लगभग उपेक्षित रखा। RCEM उपागम का विकास कहाँ किया गया? RCEM उपागम जो है इसका विकास क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर में किया गया था। फसल उत्पादन तथा कृषि कार्यों का प्रबंधन क्या कहलाता है? इसे एग्रोनोमिस्ट कहते हैं, इसे एग्रोनोमिस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो कृषि विशेषज्ञ होता है उसको एग्रोमोमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रोमोमिस्ट कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है आपका? एपीकल्चर से। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालक को एपीकल्चरिस्ट कहते हैं, है ना। ये सब आप याद रखेंगे। पीसीकल्चर मछली पालन, एग्रीकल्चर खेती, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। निम्नलिखित में से शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया? शिक्षण विज्ञान को आपके 2 प्रकारों में विभाजित किया गया। मूल्यांकन उपागम किस टैक्सोनॉमी पर आधारित है? मूल्यांकन जो उपागम है यह आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी पर आधारित है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास जो है यह मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। किसका? अवधारणाओं का विकास। कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट आपका कहाँ होता है? किसी भी कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट आपके बुद्धि में होता है, आपके दिमाग में होता है, आपके माइंड में होता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी कॉन्सेप्ट तैयार होगा, कोई भी अवधारणा आएगी, कोई भी विचार आएगा तो आपके दिमाग में आएगा, बुद्धि में आएगा। जैव विज्ञान में शिक्षण अधिगम के क्या कारण हैं? जीव विज्ञान में जो टीचिंग लर्निंग है इसके पीछे रीजन है आपका अधिगम के द्वारा, है ना, अनुक्रिया द्वारा और उद्दीपक के द्वारा अधिगम होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। वैश्वीकरण शब्द का आंग्ल शब्द किसका रूपांतरण है? यह आपका ग्लोबलाइजेशन का रूपांतरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में पारित की गई थी? यह आपकी 1986 में पारित की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। जैव विज्ञान किससे संबंधित है? यह आपका जैविक विज्ञान शिक्षण, बौद्धिक मूल्य, वैश्वीकरण, इन सभी से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है अधिगम के अनुभवों के साधन है कौन? तो आपका ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये सभी अधिगम के अनुभवों के साधन हैं। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? पौधे में आपका इसमें से तो कोई भी उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, है ना। जीव विज्ञान का शिक्षण किन व्यवहारों के पक्ष में काम करता है?
आपका ज्ञानात्मक व्यवहार हो, भावात्मक व्यवहार हो, क्रियात्मक, इन सभी प्रकार के व्यवहारों के पक्ष में जीव विज्ञान का शिक्षण जो है काम करता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। कौशलात्मक उद्देश्य क्या तात्पर्य है? देखिए, मैनिपुलेटिव यानी हस्तलाभ कौशल है ना, रेखाकृत तथा निर्माण संबंधी कौशल, विभिन्न परीक्षणों का कौशल, ये हमें स्किल्स सिखाते हैं, ये हमें हमारे अंदर स्किल्स को डेवलप करने का काम करते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य का यही तात्पर्य होता है। साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स पुस्तक जो है इसके लेखक थर्बर एंड क्वालिटी हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है जीव विज्ञान शिक्षण में जीवन का आधार किसे कहा गया है? जीव विज्ञान शिक्षण में जीवन का आधार किसे कहा गया है? ऑप्शन इसके गायब हैं। क्वेश्चन अच्छा है, चलो देख लेते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण में जीवन का आधार जो है आपका वह प्रोटोप्लाज्म को कहा गया है। बात यहाँ पे सिर्फ किसकी? जीव विज्ञान की हो रही है, इसलिए ऑप्शन इसमें जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वह राइट हो जाएगा जीव विज्ञान शिक्षण में, यानी कि बायोलॉजी टीचिंग में। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने आपके 1956 में किया था। करके सीखने की विधि किस पर आधारित है? करके सीखने की विधि आपकी प्रेरणा पर आधारित है, प्रेरणा में आधारित है, क्योंकि जब बच्चा खुद इंस्पायर होता है तब वो करके सीखता है, अन्यथा जबरदस्ती चाहे उससे जितना करवाओ वो नहीं करता। जब उसके अंदर से प्रेरणा आएगी, उसका करने का मन करेगा, उसे इंटरेस्ट आएगा, है ना, वो खुद इंस्पायर होगा किसी से कि यार ये काम मुझे भी करना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ, देन ही विल डू। कृषि वन्य अपशिष्टों के उदाहरण हैं, क्या होगा इसमें? विभिन्न रसायनों का निर्माण, एंटीबायोटिक्स, सड़े गले पत्ते, ये सभी कृषि वन अपशिष्टों के उदाहरण हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है आपका म्यूटेशन, क्या होता है? म्यूटेशन। एससीपी का पूरा नाम क्या है? एससीपी हम कहते हैं द्विकोषीय प्रोटीन को एससीपी कहा जाता है। टिश्यू कल्चर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? टिश्यू कल्चर का उपयोग सब्जियों के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में एंड व्यावसायिक उत्पादन के क्षेत्र में किया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा होता है। निम्न में से शिक्षण पद कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षण पद आपके 7 प्रकार के होते हैं। एंटोमोलॉजी में अनुसंधान काम डैश ने किसने किया था? एंटोमोलॉजी में अनुसंधान काम जो है वो आपके जॉन हेनरी फेब्रे ने किया था। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था। कृत्रिम उपकरणों तथा अंगों के निर्माण और उपयोग संबंधी कार्य का है, क्या है? बायोमेडिकल इंजीनियर का, ठीक है, का काम, कृत्रिम उपकरणों, अंगों के निर्माण व उपयोग संबंधी काम किसका है? बायोमेडिकल इंजीनियर का काम है। ये किसका? बायोमेडिकल इंजीनियर का काम है। झींगा मछली का पालन और उसका संरक्षण, उसका देखरेख आदि कार्य है, किसका है? ये प्राउन फार्मिंग विशेषज्ञ का काम है। झींगा मछली को पालना, उसका संरक्षण करना, उसका बचाव करना, उसकी देखरेख करना, ये काम प्राउन फार्मिंग विशेषज्ञ का है। कौन सी औषधि किस प्रकृति की है? किस औषधि का क्या प्रभाव पड़ता है, ये अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन आपका फार्माकोलॉजिस्ट करता है। RCEM सिस्टम का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। अनुक्रिया में क्या हो सकता है? अनुक्रिया में आपका, अनुक्रिया में सहमति होना, अनुक्रिया की इच्छा जताना, अनुक्रिया में संतोष होना, ये अनुक्रिया की आवश्यकता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है। वैज्ञानिक स्वभाव को, आपका जो वैज्ञानिक स्वभाव होता है वो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करता है, आपके प्रैक्टिकली कर देता है। आपको, आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखना चाहेंगे, वो इस स्किल को डेवलप कर देता है। आपकी थिंकिंग को ब्रॉड कर देता है। जब आपका साइंटिफिक स्वभाव होता है तो फिर आप किसी भी चीज़ को अंधविश्वास के साथ या किसी के कहने पे यूं ही विश्वास नहीं कर लेते, आप उसको साइंटिफिकली सोचते हैं उसके बारे में कि इट इज़ राइट और नॉट, है ना, इसका फैक्ट क्या है, ऐसा यथार्थ क्या है इसका। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्रियात्मक क्षेत्र के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसके आपके 6 प्रकार बताए गए हैं। RCEM उपागम में किसकी टैक्सोनॉमी को प्रस्तुत किया गया है? इसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी को प्रस्तुत किया गया है। ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि आती है? तो इसमें आपकी मौखिक और लिखित मूल्यांकन विधि आती है। क्वेश्चन कहता है NCERT उपागम को किसने प्रस्तुत किया था? NCERT उपागम को प्रस्तावित करने वाले प्रोफेसर HR श्रीवास्तव थे। जैव विज्ञान शिक्षण से संबंधित विद्यार्थी ज्ञान का क्या आशय समझते हैं? जीव विज्ञान शिक्षण से संबंधित जो विद्यार्थी होते हैं वह ज्ञान का मतलब समझते हैं प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान,
प्रत्याभिज्ञान के द्वारा ज्ञान और तथ्यों के अंकित के द्वारा ज्ञान। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। जैव विज्ञान शिक्षण में कौशल है, कौशल आपका संकल्पना, परिकल्पना, सिद्धांत, ये सभी स्किल्स हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र को किसने दिया था? ये आपके रॉबर्ट मेगर विधि द्वारा आपका अभिक्रमित अनुदेशन जो है दिया गया है। सूक्ष्म जीव के भोज्य पदार्थ में प्रवेश करने का कारण क्या है? आपका बैक्टीरिया। बालक के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को विकसित करने का कार्य सन 1992 में किसने किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन गायब है, कोई बात नहीं, आंसर गायब है, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए, हैरो ने किया था। किसने किया था? हैरो ने किया था। बालक के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को विकसित करने का कार्य सन 1992 में हैरो ने किया था। किसने किया था? हैरो ने किया था। क्वेश्चन इज क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग आपका जो है वह सांकेतिक संप्रेषण है। शिक्षण उद्देश्यों के व्यावहारिक रूप में लिखने में जो तृतीय सोपान है वह आपका संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण है। जो तृतीय सोपान है वह आपका संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण है। क्वेश्चन कहता है 79 कि डैश शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिखने का उपागम नहीं है। किसके द्वारा? जे.एस. मिल उपागम जो है शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिखने का उपागम नहीं है। जो जे.एस. मिल उपागम है यह ऐसा उपागम नहीं है कि हम इसको शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिख सकें। ठीक है। लेखन विधि में मेगर ने डैश के वर्गीकरण को आधार माना। किसको? ब्लूम के वर्गीकरण को। लेखन विधि में मेगर ने ब्लूम के वर्गीकरण को आधार माना। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष संबंधी कार्यपरक क्रियाओं की सूची में अनुवाद करना बोध के अंतर्गत आता है। वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसमें जो है मुद्रित सामग्री, संदेश प्रणाली, टेलीविजन, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार आपके गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सरेज की खोज किसने की थी? एक्सरेज की खोज आपके रोंटजन ने की थी। एक्सरेज की खोज करने वाले रोंटजन हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थॉम्सन हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉम्सन ने की थी। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? बेकुरल ने की थी। रेडियो एक्टिविता की खोज करने वाले कौन हैं? बेकुरल हैं। रेडियो एक्टिविता की खोज करने वाले बेकुरल हैं। सूक्ष्मदर्शी पर काम किया था। किसने किया था? लीवेनहॉक ने। सूक्ष्मदर्शी पर काम किसने किया था? लीवेनहॉक ने। जैव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं। ये आपके पादप जेनेटिक्स हो गया, औद्योगिक जैव रासायनिक हो गया, अंतरिक्ष जैविकी, ये सभी जैव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो इनको जो है न्यूक्लियोटाइड के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। निम्न में से कौन बायोफिजिक्स के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें आपका आनुवंशिकी, रेडियो समस्थानिक, हृदय ध्वनि लेख, ये सभी बायोफिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। पौधों में उत्स्वेदन की क्रिया किसके द्वारा कराई जाती है? उत्स्वेदन की क्रिया रसारोहण के द्वारा कराई जाती है। जीवों के उद्विकास से संबंधित है कौन? आपका शारीरिक रचना, कायिकी रचना, मानसिक रचना, ये सभी जीवों के उद्विकास से संबंधित हैं। जी फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नोट्स हैं आपके सामने, आप हमारे नोट्स लेकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। वन लीनियर तरीके से लिखा गया है इसको, शॉर्ट तरीके से। और यहाँ पे देखिए किस विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके का कंटेंट होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं। एंड जो नंबर हमारा दिया गया है ये देखिए नीचे, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का क्या महत्व है? टीचिंग लर्निंग में जो जैव शिक्षा होती है उसका महत्व ये होता है कि विद्यार्थी का जो व्यवहार है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। निम्न में से फूड टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? फूड टेक्नोलॉजी आपकी भोज्य पदार्थ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 इज डैश ने प्रथम बार एक ऐसे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया जिसकी सहायता और रक्त कोशिकाओं का उचित अध्ययन संभव हो सका। तो एंटीवेन लीवेनहॉक ने, किसने? लीवेनहॉक ने जो है पहली बार एक ऐसे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जिसकी सहायता से और रक्त कोशिकाओं का उचित अध्ययन संभव हो सकेगा।
विज्ञान शिक्षण में निम्न में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? तो इसमें आपका अतिरिक्त कक्षाएं यह उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। RCEM उपागम के सोपान कौन है? इसमें आपका अदा, प्रक्रिया, प्रदा, ये सभी RCEM उपागम के सोपान हैं। RLOC का फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब होता है रियल लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, रियल लर्निंग आउटकम्स। शिक्षण के उद्देश्यों को कैसे उपागम किया जाता है? तो इसके उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप के द्वारा, अधिगम के द्वारा, अनुक्रिया के द्वारा जो है उपागम किया जा सकता है, किया जाता है। क्रियाशीलता की जाती है, क्रियाशीलता आपकी अनुक्रिया के द्वारा की जा सकती है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रॉबर्ट मिलर ने डैश किया, क्या किया? उपागम का विकास किया। इसकी जो यूनिट 2 है वह क्लास जल्दी ही आपके सामने आने वाली है, उसके लिए आप अपडेट रहिए।